अब सवाल होता है कि डिफेंस में हम लोग क्यों उतना कंसंट्रेट करते हैं। तो आपको मालूम है कि एक लाइन, बड़ी सुंदर लाइन है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य का मतलब क्या है, किताबें भी साहित्य हैं, और जो आप रील्स जो 30 सेकंड का देख रहे हैं ये भी साहित्य का ही पार्ट है। ये देखिए, भारत माता की बिल्कुल साइलेंट रहिए आप लोग। साइलेंट रहेगा क्या, आप अपनी आवाज में भी बिहान बिहान खाई के उतना ना आए ना, और माइक के भी सुविधा न है। तो सबसे पहले आज गुप्ता डिफेंस एकेडमी के माध्यम से के द्वारा तैयारी करने वाले तमाम छात्र छात्राएं, और विशेषकर उन सफल छात्र छात्राएं जिनके सम्मान समारोह में आज इस कार्यक्रम को रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच में मंचासीन हमारे तमाम आगंतुक, अतिथिगण, तमाम छात्र छात्राएं और उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, इस डिफेंस एकेडमी के तमाम शिक्षक, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। आज भारत देश पूरी दुनिया में अपने आप को अगर परचम लहराने की बात करता है, अपने आप को सशक्त प्रस्तुत करता है, तो उसका कारण है युवा। आज हमारे पास युवाओं की एक फौज है, और वास्तव में युवा देश की, राज्य की रीढ़ हैं। अगर आप युवा को देखेंगे तो युवा को समझने के लिए आपको विशेष शब्दकोश, परिभाषा, डिक्शनरी या किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस युवा का जो नाम है उसे आप पलट दीजिए। युवा होता है य में हर्षु, व में आकार, युवा। जब उसको हम पलटेंगे तो वह हो जाएगा व में आकार, य में हर्षु, वायु। हम अगर भोजन नहीं करते हैं तो हम शायद लगता है कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, जितना मेरा स्टेमिना है हम जी सकते हैं। हम बिना खाना खाए 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कोई 1 महीना तक भी जिंदा रह सकता है। हम बिना पानी पिए 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के शायद 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। वही युवा होते हैं, युवा का वही स्थान होता है। तो अब सवाल है कि युवाओं को अपनी ताकत को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के दौर में ये धन्यवाद के पात्र हैं गुप्ता डिफेंस एकेडमी के तमाम साथीगण, जिन्होंने युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम प्राइवेसी में अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर दे रहे हैं, आज जिस प्रकार से दुनिया हाईटेक हो रही है, जिस प्रकार से दुनिया ऑनलाइन में सीमित हो जा रही है, तो ऐसे परिवेश में हमें आवश्यकता है ऐसे निपुण प्रशिक्षकों की, जो हमें हमारी मंजिल की ओर, हमें रास्ते की ओर लेके चले जाए। और जहाँ तक आज जितने भी हमारे चयनित BSF, CISF, ITBP के हमारे भाई बहन लोग हैं, आपको शुभकामनाएं कि आपके भविष्य के लिए। और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह होगा कि एक अवसर है, आपके पास उम्र के आप उस पड़ाव में हैं जहां बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने में आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट, चूंकि बचपन से उनकी मंशा थी कि बड़ा होकर एक राजा बनेंगे, एक सेनापति बनेंगे, तो एक दिन उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग गन्ना बोलते हैं, हाथ को देखकर वो गिनते हैं कि तुम्हारा लकीर ऐसा है, तुम्हारा ये होगा, ये होगा। तो ज्योतिष के पास गए, तो ज्योतिष ने जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखा तो देखने के बाद कहा कि देखिए आपका बेटा का जो भविष्य बहुत दुखदायी और कष्टमयी होगा। तो उनकी माता ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं। तो कहा नहीं, इनके हाथों की लकीरें ऐसे गई हैं, ऊपर गई हैं, तिरछी गई हैं, तो हाथों की लकीरें कह रही हैं इसका भविष्य ऐसा होगा तो होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे एक सवाल किया, अगर मेरे हाथ में लकीर नहीं होती तो क्या होता। बोला बाबू ये तो विधि का विधान है, लकीर है मतलब है, और तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा मतलब होगा। तो विश्वास कीजिए नेपोलियन बोनापार्ट ने मिनटों का समय जाया नहीं किया। अपने कमर में एक छोटा सा, वो कमर बंद में एक छुरा रखते थे, उसको निकाला, अपने हाथ के ऊपर रखा, और एक ऊपर से और एक दूसरा नीचे से, और उस ज्योतिष को दिखाया। बोला महाराज आप बताइए हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। हाथ में लहू की धारा बह रही थी। उस ज्योतिष ने सर पे हाथ रखते हुए कहा कि जिस युवा में ये जिद हो वो विधि के विधान को टाल सकता है। तो आप उम्र के उस पड़ाव में हो, मेरे आप किस्मत के भरोसे नहीं, तकदीर के भरोसे नहीं, आप मेहनत के भरोसे बैठने वाले युवा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज इसलिए भी आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी मिडिल क्लास फैमिली, एक बहुत भारी बोझ एक उम्मीदों के साथ यहां तक आए हो। आपके माता पिता ने पहले से कोई इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए एक्वायर करके नहीं रखी कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका जीवन एक सफलतापूर्वक एक सफल रास्ते में व्यतीत होगा। क्योंकि आप
आप रहें, हम रहें, जिला परिषद महोदय रहें, LRDC महोदय रहें, या तमाम आपके जो संचालक के, कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे कंधों पर हमारे परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम अक्सर कहते हैं, यदि आज आप अपने आप को सफल और सफलता के पथ पर अगर प्रशस्त नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा आपकी जो पीढ़ी है वो कम से कम एक पीढ़ी पीछे चली जाएगी, 25 साल पीछे चली जाएगी। इसीलिए 25 साल पीछे चली जाएगी, मान के चलिए अगर आप मुकाम को हासिल नहीं करते हो, आप अगर इस दुनिया में कहीं गुम हो जाते हो, खो जाते हो, तो आप अगला उम्मीद किससे करेंगे? अपने नेक्स्ट जनरेशन से। आपका नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा? आपके बच्चे। तो आपके बच्चे कब होंगे? जब आप विवाह करेंगे। कितना अंतर है? 20-25 सालों का अंतर है। यानी अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप अगर पीछे जाते हैं, अगर आप माइनस होते हैं, तो आपका परिवार कम से कम एक पीढ़ी माइनस हो जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए आज आपको इसलिए भी मेहनत करनी है कि वो जिस कार्य को करने के लिए आप आए वो केवल आपका नहीं है, उस कार्य के साथ आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपका फ्यूचर जो आने वाला है उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और देखिए, एक बात तो हम स्पष्ट कहेंगे, मेहनत से हर चीज़ मिलता है। सपने पूरे होते हैं, सपनों को देखना चाहिए, उनके लिए मेहनत करना चाहिए। जी हाँ, आज जितने भी भाई बहन आज BSF CSF में चयन हुए हैं, उन्होंने सपने को देखा था, उसके लिए मेहनत किया, आज वे चयन हुए। मैं भी अपनी बात करता हूँ, आज एक MLA यानी MLA ही मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी मैंने उस मुकाम को हासिल किया, जबकि 2 साल पहले ना मेरी कोई विशेष पहचान थी। आपके डुमरी की बात करें, 2-4 साथी हमारे थे। तो कहीं ना कहीं सपने पूरे होते बच्चों, उनके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और उस मेहनत के रास्ते में आपके बहुत सारे गाइड आएंगे, बहुत सारे आपके पथ प्रदर्शक आएंगे, लेकिन उस रास्ते में चलना आपको है। चलना इसलिए आपको है कि मान के चलिए, इस देश के एक महान संत थे विवेकानंद, जो कहते थे कि दिन में एक बार आप खुद से बात कर लो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। आपको आपके रास्ते पर कोई लेकर चलेगा तो आप लेके चलोगे। अगर आप कहते हो कि नहीं, आपकी माँ आपकी है, आपके पिताजी आपके हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो आपकी माँ है वो किसी की पत्नी है, वो किसी की भाभी लगती है, वो किसी की पुत्रवधू लगती है। यानी आप पे संपूर्ण अधिकार आपकी माँ पर आपका नहीं है। अगर आप ये दावा करते हैं तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो बिल्कुल उचित नहीं है। आपके लिए 24 घंटा कोई अवेलेबल है तो आपके सपने, आपके रास्ते बताने वाले बहुत सारे होंगे। चलना आपको खुद पड़ेगा, इस बात का आपको स्मरण रखना है। और चलना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर आप उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर आपको अगली पीढ़ी का इंतजार करना होगा। और अगली पीढ़ी जब आएगी, जब वो तैयार होगी, तब हमारा हालात क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और देखिए, स्पष्ट है, मेहनत करेंगे तो जरूर आपको कोई ना कोई मुकाम हासिल होगा। आज सबसे पहले बात आती है, मान के चलिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक एग्जाम अभी होता है, दूसरा फिजिकल होता है। तो फिजिकल मोटा मोटी हम लोग गांव देहात से आते हैं, ऊपर से पारसनाथ तलहट्टी के आसपास से आते हैं, और अगर हमारा फिजिकल ठीक ठाक ना हो, जंगल पहाड़ में रहने वाले, तो कहीं ना कहीं हम अपनी परंपरा को भी धूमिल कर रहे हैं। तो फिजिकली हम लोग ठीक ठाक हैं। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात आती है, कंपटीशन की तैयारी की बात आती है, बहन ने आपको अच्छे से बताया कैसे तैयारी करनी है। और हमें भी पूरा विश्वास है, अगर आप ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अगर तैयारी करो तो बहुत आसान है। कुछ सवाल के उत्तर ही तो याद करने हैं। अभी अगर आप इन्हीं में से हम किसी से पूछें कि क्या आपने पुष्पाराज 2 देखा है, हमको आधा घंटा एक्सप्लेन कीजिए, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? करेंगे कि नहीं? आधा घंटा हमको हुबहू बता देंगे कि ऐसे फिल्म स्टार्ट हुआ, ऐसे ही उसकी एंट्री हुई, उसने इससे ये कहा, फिर ऐसे वो गाड़ी में बैठा। इसका मतलब क्या है कि हमारी मेमोरी शार्प है, बस चीजों को समझने की आवश्यकता है। हमारी मेमोरी बहुत तगड़ी है कि हमको एक 3 घंटे का फिल्म हमारी मेमोरी में सेटअप है, लेकिन आपको 3 लाइन का एक पैराग्राफ सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, एक GS का 3 को सवाल आप सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग का एक 3 लाइन का आंसर जो होगा उसे हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। बस वही माइंडसेट को बदलना है। वो कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे। तो वही हालत है, बस उस सेटअप को बदलना है। हमें बहुत चीजें याद रहती हैं, लेकिन हम क्या होता है कि जब पढ़ाई की बात आती है तो हम बोलते हैं कि मेरे दिमाग में ये मैंने ओवरलोड हो रहा है, ये ऊपर से पार, और ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा वहां पॉजिटिव रहें। उसके बाद चूंकि अभी मान के चलिए प्रैक्टिकल का टाइम है, तो थोड़ा सा उसे प्रैक्टिकली देखें, उसके बाद उसे प्रैक्टिस में लें, उसे प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और उम्मीद है डिफेंस में एक दौड़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमें इस दौड़ से एक बहुत पुरानी कहावत याद आई, जो हमारे गांव देहात में खासकर, चूंकि
भले मेरा घर बल्कि भले डुमरी और तोपचाची अलग है प्रखंड, लेकिन हमें लगता है भौगोलिक सीमा समान है। आपका भी पहाड़ी क्षेत्र है, मेरा भी पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक सीमा यहाँ से राजगंज तक समान है, भले जिला अलग है, लेकिन चूंकि हम मामा घर में रहे हैं, वो कोलियरी बेल्ट है। तो वहाँ एक कहावत कही जाती थी कि गाँव में गिदर दुए चीजें टाका कमे बारे, एगो मटिया कोड़ के ना तो टणिया दौड़ के। तो मटिया कोड़ के मतलब था कि उस समय पुराने जो हमारे नाना लोग थे वो मिट्टी काटने के लिए गए थे, तो मिट्टी काटते काटते वो टाटा और बीसीसीएल में सरकारी नौकरी लेके आए थे। और टणिया दौड़ने का मतलब है कि जो गांव में जो सबसे पहली सरकारी नौकरी लगी होगी ना, आप भी जाके पता कर लीजिए आपके गांव में, तो वो डिफेंस लाइन में लगी होगी। सबसे पहली सरकारी नौकरी आपके गांव में हवलदार, चपरासी, पुलिस। उसके बाद समय बदला, हमारे लोग टीचर बने, वकील बने, बीडीओ बने, सीओ बने, हर चीज बने, लेकिन गांव में अमूमन जो पहली नौकरी लगती थी सरकारी, वो दौड़ के लगती थी। इसीलिए कहावत थी कि मटिया कोड़ के नहीं तो टणिया दौड़ के। तो हमें लगता है कि टणिया में दौड़ने के लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से खेल कूद से, ग्राउंड से नाता रखो, टणिया में दौड़ने वाला आपका जो रूटीन है वो फॉलो हो जाएगा। बाकी चूंकि अब कंपटीशन भी आया है, क्योंकि सालों पहले कंपटीशन नहीं हुआ करता था, विशेषकर जो डिफेंस का जो विभाग होता है, इसमें डिफेंस में आप फिजिकली आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ हुआ करता था, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब थोड़ा सा कंपटीशन भी आया है, चूंकि टाइम बदला है, तो वहां भी थोड़ा सा आपको निपुण होकर काम करने की आवश्यकता है। और ईमानदारी से कहें तो अभी हम जब आके बैठे थे और जब अनाउंसमेंट आपका हो रहा था सीएसएफ बीएसएफ, तो एकदम रोम रोम लोग खड़ा हो जा रहा था। एक्चुअली में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम भी जब छोटा थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा भी पहला ड्रीम था डिफेंस में ही आने का। लेकिन होता है कि कभी कभी कुछ 99% मेहनत के साथ 1% कभी कभी लक मायने होता है। हम भी सीएसएफ के दौड़ में गए थे, वही हम अभी खड़ा था तो हम उसका हाइट मैच कर रहे थे। हम बोले नहीं उसको यार कि हमको इतना थोड़ा हाइट के लिए मैंने छट नहीं कर दिया। आपका दौड़ था मेरा बोकारो में दौड़ था, और मेरी भी हाइट 169 के आसपास है, ठीक ठाक हाइट है। लेकिन भीड़ जब हो जाती है ज़्यादा तो कभी कभी 1-2 स्केल को थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाता है। तो सीएसएफ का दौड़ था 2015 का मामला था, तो उसमें हाइट ड्यू टू हाइट रीजन के कारण मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाया, दौड़ने ही नहीं दिया गया। उसके बाद एसएसआर में जो नेवी का होता है उसमें भी ट्राई किए, तो उसमें पाँव का फिजिकली होता है कि दोनों पाँव का सटना नहीं चाहिए, घुटना, उसमें प्रॉब्लम हुआ। और इंडियन आर्मी में हम भी गए, तो हम बचपन में क्रिकेट का फैन थे, कुछ चीज़ें जानते नहीं थे, तो हाथ में हम लिखे थे द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड। तो गोदना उदना था, तो हमको नाटने लगे। तो प्रेशर मेरा शुरू से, आप भी देख रहे हैं, मेरा एग्रेशन नेचर शुरू से रहा। तो हम आर्मी के जो पदाधिकारी थे उनसे उलझ गए कि नहीं करना है हमको सर, हमको दौड़ो नहीं करना है, इतना बोलिए आपका नहीं सुनेंगे। तो बैग उठाएं और चले दिए। लेकिन ओवरऑल जब भी हम मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं तो पहला ड्रीम हमारा डिफेंस लाइन ही होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे बजट का है, ये हमारे बजट का है, इसको हम लोग फुलफिल कर लेंगे और इसके लिए हमारे गार्जियन भी अच्छा कोऑपरेट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं, अब माहौल बदला है, अब हम टीचिंग लाइन को भी देख सकते हैं, बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन डिफेंस चूंकि उसमें का अब सवाल होता है कि डिफेंस में हम लोग क्यों उतना कंसंट्रेट करते हैं। तो आपको मालूम है कि एक लाइन, बड़ी सुंदर लाइन है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य का मतलब क्या है, किताबें भी साहित्य हैं, और जो आप रील्स जो 30 सेकंड का देख रहे हैं ये भी साहित्य का ही पार्ट है। तो अभी रील्स है, हम लोग उसमें फिल्म देखते थे, और फिल्म कौन सा होता था, इंडियन, माँ तुझे सलाम। तो वो फिल्म क्या होता था कि हमारे माइंड में घर बना लेता था। उस फिल्म में क्या प्रेजेंट होता था कि सनी देओल का वर्दी में आते हैं, बॉर्डर हम देखते थे, तिरंगा जब राजकुमार का था, हमको लगता है कि आप कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते उस मूवी को। तो इस चीज को मानना होगा, वो जो फिल्म क्या है वो साहित्य का पार्ट है, और उस साहित्य को कंटिन्यू हमारे सामने दिखाया गया, दर्शाया गया, तो उसे हम लोग अपने माइंडसेट में ले लिए, और हमें ये लगने लगा कि जब जॉब के लिए जाएंगे तो आर्मी को प्रीफर करेंगे, बीएसएफ को प्रीफर करेंगे, यानी वर्दी वाला, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और समाज में हमें बार बार जो फिल्मों के माध्यम से इन चीजों को दर्शाया गया, फिर सिंघम आया, तो उन मूवियों का असर हम पे पड़ता है। इसलिए डिफेंस लाइन थोड़ा सा, जब हम लोग कॉलेज से बाहर आते हैं तो डिफेंस लाइन को रुक करते हैं। तो खैर, डिफेंस के अलावा भी हमें लगता है कि यहाँ और भी काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। आप निसंदेह आप उन तैयारियों में मग्न होकर रहें और अपना एक लक्ष्य को निर्धारण करें, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और नितांत आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये एक बेहतर समय है जहां आपको ऐसे प्रशिक्षक मिल रहे हैं, आपको गाइड करने वाले आपके तमाम लोग मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपको बस थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा विशेष नहीं, चूंकि हमें भी काफ़ी दूर चलना है, अभी जाना है। बाकी आप सबों से तो मुलाकात होती रहेगी, आपका विधानसभा है, आपकी विधानसभा से हम निर्वाचित हुए हैं, तो निसंदेह आपसे हमारी भेंट मुलाकात होगी। और मैं इतना ही कहूँगा
कि प्यारे बच्चों, बिल्कुल सपने पूरे होते हैं। आप अपने सपनों को जिंदा रखिएगा, और सपने जिंदा तभी रहेंगे जब आपके हौसले जिंदा हो। अगर आपके हौसले जिंदा हो तो आपके सपने जिंदा हो। देखिए, मैं बार बार अपने परिवार की स्टोरी को बताता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ, लोग सोचेंगे भी नहीं, इमेजिन अगर सोचेंगे भी तो उनकी रूह कांप जाएगी कि मैं वहाँ से आकर एमएलए बना हूँ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का देहांत एक ही ईयर में हुआ था। आज से लगभग आज मान के चलिए 28-29 साल पहले मेरे पिताजी और दादाजी दोनों एक ही साल में 3 महीने के अंतराल में दोनों डेथ किए थे। और मान के चलिए लगभग 20 साल तक मेरा जो परिवार था, उस परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। अनुमान, जब हम गार्जियन की बात करते हैं कि परिवार को चलाने, यानी एक मुखिया नहीं, पंचायत का मुखिया नहीं, घर में एक मुखिया होता है। और जब हम मुखिया का बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आता है कि कोई मर्द होगा। जब मुखिया का बात आता है तो हम उसे, और चूंकि पितृ प्रधान देश है, कि भाई कोई पुरुष होगा उस घर का मुखिया। लेकिन मेरे घर ने, मेरे परिवार ने 20 साल का, 1-2 नहीं, पूरे 20 साल का टाइम देखा है जहां कोई पुरुष नहीं, एक महिला मुखिया का रूप में थी। और अभी कौन महिला जिसके पति और ससुर का देहांत एक ही ईयर में हुआ है? 28 साल की उम्र में वो महिला विधवा हो चुकी है, और एक बच्चा उसकी कोख में था, उसने जन्म भी नहीं लिया था। उस महिला ने पूरे 20 साल मेरे परिवार का नेतृत्व किया। तो जब वो महिला, जिसका उसके सामने पूरी दुनिया उजड़ रही थी, उसने मुझे पढ़ा लिखा कर एक एमएलए के रूप में लाके खड़ा किए हैं, तो हमें लगता है कि आपका परिवार, आपके माता पिता हमसे तो बेहतर होंगे फिलहाल। इसलिए आपका थोड़ा सा ध्येय आपको अपने टिका कर रखने की आवश्यकता है। मैंने इसलिए कहा कि मेरे परिवार में कोई पुरुष मुखिया नहीं था, कि मेरे चाचा हैं, ऐसा नहीं कि आप फिर बाद में बोलेंगे सर आपने छुपाया आपके चाचा हैं। लेकिन मेरे चाचा जन्मांध हैं। जन्मांध का मतलब समझते हैं? जन्म से जिनकी आंखें ना हो उन्हें हम जन्मांध कहते हैं। सूरदास नहीं, सूरदास होता है कि जो कब बीच में भी अंधा हो सकता है, उसे हम सूरदास कहते हैं। जन्मांध का मतलब जो जन्म से अंधा हो, तो इसलिए उन्हें हम मुखिया नहीं कहेंगे। मेरे चाचा जी इसलिए शादी भी नहीं किया गया कि भाई अब जन्मांध ये करेंगे क्या। तो समझ सकते हैं कि मैं उस परिवार से आता हूं, जिस परिवार ने एक ही साल में दोनों पुरुष जो गार्जियन थे उस परिवार को, उनको खो दिया। अगर चाचा मेरे थे भी तो दोनों आंखें उनकी नहीं थी। मैं उस परिवार से आता हूं। मैंने एक ट्रेजिडी है जिसको आप सोचेंगे तो लगेगा शायद आप किसी 1970 की किसी दिलीप कुमार की मूवी का उठा के आप वर्णन कर रहे हैं। ये मूवी नहीं है, मेरी रियल स्टोरी है। मैं उस परिवार से आया हूं, मैं उस बैकग्राउंड से आज एमएलए के रूप तक आया हूं, मैं एमएलए के पोस्ट तक आया हूं। तो हम इस अपनी कहानी के माध्यम से आपको यही संदेश देंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान में आपकी स्थिति हमसे तो ठीक ठाक होगी। तो जब हमसे स्थिति आपकी ठीक ठाक है तो हमसे ऊपर जाए, हमारी आपको यही शुभकामना होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी अंत में यही कहेंगे, आप जिस उम्र के पड़ाव में हो, यहाँ कभी कभी अनुशासन और संयम की भी आवश्यकता होती है। और अनुशासन और संयम के साथ अपने लक्ष्य को परिभाषित करते हुए नितांत उसकी ओर बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें। हमारी यही आपको शुभकामनाएं होंगी। और पुनः जो भी हमारे भाई बहन लोग चयनित हुए हैं उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कहेंगे मन लगा के आप लोग अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल एक रूटीन को फॉलो करें। रूटीन के बिना कुछ भी नहीं है, आप रूटीन को फॉलो करें। और यही कहेंगे कि थोड़ा सा आज जिस प्रकार से दुनिया हमारे आसपास का माहौल बन रहा है, थोड़ा सा माहौल से बचिए, नकारात्मक विषयों की ओर ध्यान थोड़ा कम रखिए। क्योंकि जब ये समय पार हो जाएगा, जब ये समय गुजर जाएगा तो काफ़ी पछतावा होगा। तो हम नहीं चाहते कि समय पार हो, समय गुजरे, पछतावा की नौबत ना आए, हम ये नहीं चाहते हैं। यही समय आपको अपने आप को बिल्डअप करने का है। तो इसीलिए अपने आप को बिल्डअप कैसे करना है ये आपको आपकी मेहनत पे तय करता है। ठीक है, पुनः गुप्ता डिफेंस एकेडमी में अध्ययनरत करने वाले, तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को हमारी ओर से असंख्य शुभकामनाएं। जो चयनित हुए हैं उनको माँ भारती की सेवा में जो अपने आप को निछावर करेंगे उनको हौसला प्रदान हो, उन्हें शक्ति मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे इस संस्था के जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने इस संस्था के माध्यम से गांव ग्राम से आने वाले युवाओं को, गांव ग्राम से आने वाले छात्र छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। मैं उनको विशेष साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिला परिषद महोदय हमारे बिल्कुल बड़े भाई हैं, चुनाव से पहले से इनसे हमारा अच्छा संबंध रहा है और ये भी युवा हैं। उम्मीद करते हैं कि युवाओं के बीच रह के अच्छा कार्य करेंगे, उनको दिशा दिखाएंगे। पुनः आप सबों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। एकदम लगिए मन लगा के। दुनिया में जितने लोग हैं उतना काम भी है, आपके लिए कोई ना कोई काम बना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर कोई अब किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, बस आप थोड़ा सा अपने आप को लेके चलिएगा।
कोई ना कोई काम आपके लिए बना है, बस आप अपने आप को उसके लिए तैयार करो। जब दुनिया में इतने लोग हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ है, बशर्ते आप अपने आप को तैयार करें। अंत में इतना ही कहेंगे कि भैया एक काम में हमेशा अपने आप को एक्सपर्ट रखिएगा, ताकि नंबर 2 को लोग नहीं पूछते हैं, किसी एक काम में नंबर 1 जरूर बनिएगा। अच्छा, आपको मालूम है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसमें सबसे पहले कौन चढ़े थे? नहीं, एडमंड हिलेरी तेंजिंग, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे शायद अगर जोर लगाएंगे तो याद आ जाएगा। तीसरे नंबर पे ना आपको मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, इसमें शर्म की बात नहीं है, नंबर 2 कोई याद नहीं रखता है। अच्छा, स्पेस में सबसे पहले कौन गए थे? अंतरिक्ष? नहीं, स्पेस में शायद यूरी गगरिन गए थे। आर्मस्ट्रांग चांद में गए थे, स्पेस में सबसे पहले गए थे यूरी गागरिन। नंबर 2 आपको याद है डियर स्टूडेंट्स? नंबर 2 याद है? हमें भी याद नहीं है। इसका मतलब क्या है? नंबर 2 को कोई नहीं पूछता है। एक छोटी सी आपको स्टोरी बता के हम विदा लेंगे। मान के चलिए 3 बहनें, तीनों सपोज मान लेते हैं, हाँ, तो ABC, उनका नाम अनीता, सुनीता, कविता मान लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये धनबाद या हजारीबाग लॉज में रहने के लिए गई हैं, इंटर पास करके आगे की पढ़ाई के लिए गई हैं। तीनों एक ही कमरे में रहती हैं, लेकिन ट्यूशन थोड़ा सा मान के चलिए अलग अलग जगह करती हैं, 5-10 मिनट का अंतर होता है। अब मान के चलिए अगर सुनीता को खाना बनाने आता है, लेकिन उनको दाल और सब्जी नहीं आता है। अनीता को सब्जी अच्छा बनाने आता है, लेकिन खाना और दाल अच्छा नहीं आता है। और जो तीसरी है, उसको दाल अच्छा आता है, लेकिन सब्जी और खाना बनाने नहीं आता है। तो सपोज अगर मान के चलिए अगर सुनीता ट्यूशन से अगर पहले आ जाती है अपने कमरे में, तो यह क्या करेगी? वेट करेगी अब बाकी 2 का? करेगी कि नहीं? लेकिन अगर यही तीनों क्वालिटी इसी को आता तो किसी का वेट करती? नहीं करती ना। तो हम जो आज इतना मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना, कोई हमारा वेट करे। और जब लोग आपका वेट करेंगे तभी आपका समाज में वेट बढ़ता है। एक वेट यानी WAIT, वेट, वेट माने इंतजार, और एक वेट यानी WEIGST, वेट माने वजन। तो लोग आपका इंतजार करेंगे तभी आपका वेट बढ़ेगा, और ये तभी होगा जब आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर तीनों क्वालिटी उसकी होती, वो आराम से ट्यूशन से आती, खाना भी बनाती, दाल भी बनाती, चटनी भी बनाती और खा के सो जाती, किसी का वेट नहीं करती। अब वेट नहीं मतलब वेट नहीं है, इंतजार नहीं हुआ यानी वजन नहीं है आपका। तो भैया अगर आपका इंतजार करवाना है तो एक क्वालिटी आपको आनी चाहिए जो अगला को नहीं आता हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। और